Hello dear students, in business studies we were discussing about the different forms of business organization. Today we are going to discuss the fourth form of business organization, that is Hindu undivided family business. This Hindu undivided family business is also known as joint Hindu family business. तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस क्या है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उस फैमिली को कहते हैं जिनका एंसेस्टर एक ही होता है। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहते हैं। ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में एक कर्ता होता है जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उस फैमिली में, उसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, और कर्ता के अलावा जितने भी मेंबर्स उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में होते हैं उनको हम कहते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, तो को पार्टनर्स वो सारे मेंबर हैं जिनका कि एंसेस्टर की प्रॉपर्टी में हिस्सा होता है और उनको बिजनेस के प्रॉफिट का शेयर मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो पहला फीचर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का फॉर्मेशन। कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो होती है वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत गवर्न होती है और किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस को शुरू करने के लिए उसमें कम से कम 2 लोग शामिल होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी लोग इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस में शामिल हो सकते हैं। ओके, सेकंड इज लायबिलिटी। ठीक है, तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में जो कर्ता है, ठीक है, जो कर्ता है जो कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति है उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का, उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी सबकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो कर्ता की लायबिलिटी हो गई अनलिमिटेड। ओके, और जो रेस्ट ऑफ द मेंबर्स हैं जिनको कि हम को पार्टनर्स कह रहे हैं उनकी लायबिलिटी हो जाएगी लिमिटेड। ओके, थर्ड इज कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब डिसीजन मेकिंग, कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में जो ओवरऑल कंट्रोल है, जो डिसीजन लेने की पावर है वो किसके पास होती है? वो होती है कर्ता के पास में। ठीक है, डी इज माइनर मेंबर। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस के केस में जैसे ही कोई बच्चा जो है इस फैमिली में बर्थ लेता है तो वो भी जो है इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस का हिस्सा बन जाता है। यानी कि जन्म लेते ही जो वो न्यू बॉर्न बेबी है उसको जो है इस बिजनेस का हिस्सा मिल जाता है। ठीक है, और उसको प्रॉफिट का हिस्सा भी मिल जाता है। ठीक है, सो दिस वाज द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस। ओके, now we will move on to the next fifth form of business organization, that is joint stock company. So what is a joint stock company? A joint stock company is an artificial person having separate legal existence, perpetual succession and common seal. ठीक है, तो कोई भी जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी क्या होती है? वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसको कि लॉ ने, कानून ने बनाया होता है और ये कंपनी का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कि कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों जो हैं अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो लगातार चलती रहती है। ठीक है, एंड कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब है कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो साइन नहीं कर सकती है, इसीलिए उसकी एक कॉमन सील होती है, उसकी एक मोहर होती है। ठीक है, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है? अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहला फीचर है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। ठीक है,
सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का मतलब यह है कि कंपनी और उसके जो मेंबर्स हैं वो दोनों अलग अलग ट्रीट किए जाते हैं। ठीक है, कंपनी अलग है और इसके मेंबर्स अलग होंगे। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो अपने नाम पे बिजनेस को शुरू कर सकती है, बिजनेस को रन कर सकती है और डिफरेंट टाइप के असेट्स को बाय कर सकती है, सेल कर सकती है। कहने का मतलब कि कंपनी अपने ही नाम पे सारे बिजनेस एक्टिविटीज को कर सकती है। ठीक है, सो दिस इज द सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। सेकेंड इज आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग नहीं होती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसको कि लॉ बनाता है। ठीक। थर्ड इज रजिस्ट्रेशन। ठीक है, किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए ये ज़रूरी है कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। ठीक है, और कोई भी कंपनी इंडिया में जो है वो कंपनीज एक्ट 1956 के तहत गवर्न की जाती है। ठीक है, तो कोई भी कंपनी एग्जिस्टेंस में तब आएगी जब उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। ठीक है। फोर्थ इज द परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि मान लिया बात कंपनी के किसी मेंबर की डेथ होती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट का मतलब कि उसके पास पैसे की कमी हो जाती है, या कोई मेंबर कंपनी को छोड़ देता है या बीमार पड़ जाता है, तो इन सारी कंडीशंस की वजह से कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी लगातार चलती रहती है। कंपनी केवल तब बंद होगी जब कि कंपनी को वाइंड अप करने के लिए एक लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। ठीक है, तो इसी केस में कंपनी बंद होगी। अदरवाइज मेंबर्स की डेथ पे, मेंबर्स के इंसॉल्वेंट होने पे, मेंबर्स के बीमार होने पे कंपनी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके। नेक्स्ट इज द कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब क्या है कि क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है और वो सिग्नेचर नहीं कर सकती है, ठीक है ना, तो इसीलिए कंपनी की एक कॉमन सील होती है, ठीक है, जिसपे कि कंपनी का नाम इनग्रेव होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है ना, तो शेयर्स के अकॉर्डिंग जो है, जो शेयर होल्डर्स हैं वो शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं दूसरे मेंबर्स को या दूसरे पीपल को। यहाँ पे एक बात क्लियर करना ज़रूरी है कि किसी भी जो पब्लिक कंपनी होती है उसमें शेयर्स को आसानी से ट्रांसफ़र किया जा सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। किसी भी कंपनी के जो ओनर होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो कौन होता है? उसके शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन कंपनी का एक्चुअल कंट्रोल यानी कि डिसीजन लेने की पावर किसके पास में होती है? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास में डिसीजन लेने की पावर होती है और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही पूरी कंपनी को कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनको सिलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स बाय देयर वोटिंग, ठीक है। शेयर होल्डर्स वोट करते हैं और वोटिंग करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसीलिए कह रहा है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, यानी कि कंपनी के जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंपनी पे कंट्रोल कौन करता है? जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। ओके। और लास्ट फीचर है जो स्टॉक कंपनी का लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना भी किसी मेंबर ने या शेयर होल्डर ने जितना इन्वेस्ट किया है कंपनी में उसकी देनदारी उतनी ही होगी, ठीक है। यानी कि शेयर होल्डर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। अगर कंपनी ने जो है लोन ले रखा है और कंपनी जो है उस लोन की भरपाई, उस डेब्ट की भरपाई नहीं कर पा रहा है, तो जो शेयर होल्डर हैं उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आएगी, ठीक है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ वी कम टू द मेरिट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के फायदे क्या होते हैं, ठीक है। जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो फीचर्स हैं उन्हीं में से हमको मालूम चल जाएगा कि कंपनी के क्या
डिसएडवांटेजेस या मेरिट्स होते हैं। ठीक है। तो पहला कह रहा है लिमिटेड लायबिलिटी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का सबसे पहला फायदा है लिमिटेड लायबिलिटी, कि अगर कोई मेंबर किसी कंपनी में शामिल है, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर है, तो उसकी देनदारी उतनी ही होगी जितना कि उसने कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है। उस शेयर होल्डर की, उस मेंबर की पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। ठीक है। अगर लोन को वापस करना है तो उस मेंबर या उस शेयर होल्डर के पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई भी आंच नहीं आएगी। नेक्स्ट इज द ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ठीक है। तो पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है, अगर पब्लिक कंपनी को कैश की जरूरत है तो वो आसानी से अपने शेयर्स को बेच सकती है, और शेयर को बेच करके आसानी से जो है पब्लिक कंपनी के पास पैसा आ सकता है। ठीक है ना। और जब शेयर को ट्रांसफर करना जब शेयर्स को ट्रांसफर करना आसान होता है तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास पैसा भी आ जाता है। लिक्विडिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कैश यानी कि पैसा आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज परपेचुअल एग्जिस्टेंस। परपेचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी कंपनी के किसी मेंबर, किसी शेयर होल्डर की डेथ होती है, वो इंसॉल्वेंट होता है, तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी लगातार चलती रहती है। ठीक है। और लास्ट इसका जो मेन बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो फीचर है या इसका जो मेरिट है, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल, कि कंपनी के थ्रू कोई भी कंपनी जो है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट के कैपिटल को इनकलकेट कर सकती है। ठीक है। कैसे कर सकती है कि कोई कंपनी अपने शेयर्स को जो है जो खासकर जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को बेच सकती है, और जनरल पब्लिक को बेच करके बहुत सारा पैसा जो है अपने पास ला सकती है। ठीक है। और इसी तरह से कोई भी कंपनी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो है लोन ले सकती है, या अपनी अदर सिक्योरिटीज़ लाइक बॉन्ड्स और डिबेंचर्स को इशू करके बहुत सारा पैसा जो है वो अपने पास ला सकती है। ठीक है। सो दीज वर द मेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। नाउ वी टॉक अबाउट द डिमेरिट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के डिमेरिट्स या डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो पहला इसका डिसएडवांटेज है कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। ठीक है। किसी भी कंपनी को शुरू करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट को बनाना होता है, और बहुत सारी परमिशंस की ज़रूरत होती है ना। यानी कि किसी भी कंपनी को स्टार्ट करना, फॉर्म करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है। सेकंड इज लैक ऑफ सीक्रेसी। पब्लिक कंपनी के केस में क्या होता है कि पब्लिक कंपनी को अपने सारे जो अकाउंट्स है उसको रजिस्ट्रार के पास पब्लिश करना पड़ता है, और पब्लिक कंपनी को अपने अकाउंट्स को जनरल पब्लिक को भी शो करना होता है। तो इस केस में जो पब्लिक कंपनी है उसकी सीक्रेसी बहुत ही कम मेंटेन होती है एज कंपेयर टू द अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके। इसके बाद कह रहा है सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। यहाँ पे जो कंपनी के जो एक्चुअल जो ओनर्स हैं वो शेयर होल्डर्स होते हैं, लेकिन कंट्रोल किसके हाथ में होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में कंट्रोल होता है। ठीक है ना। तो हो सकता है कि ओनर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जिससे जो कि कंपनी के लिए अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज न्यूमरस रेगुलेशंस। किसी भी कंपनी को बहुत सारे एक्ट्स को फॉलो करना होता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जो कि उस पर्टिकुलर कंट्री की गवर्नमेंट ने बनाए हुए होते हैं। तो इस केस में कंपनी को फंक्शनिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज डिले इन डिसीजंस। कंपनी में जो डिसीजन लेने की पावर होती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब एक बार डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन को सारे एम्प्लॉयज, सारे वर्कर्स तक फ्लो करना होता है, जिसमें कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इस तरह से किसी भी कंपनी में जो डिसीजन है उसको डिसीजन लेने में टाइम लगता है, या जो डिसीजन हमने लिया है उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और लास्ट जो डिमेरिट है कंपनी का वो है कॉन्फ्लिक्ट
इन इंटरेस्ट। किसी भी कंपनी में बहुत सारे मेंबर्स शामिल होते हैं, जैसे कि किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर शामिल होते हैं, डिवेंचर होल्डर शामिल होते हैं, डायरेक्टर शामिल होते हैं, ठीक है। और उनके जो इंटरेस्ट है, उनका जो गोल है वो भी डिफरेंट होता है। एग्जाम्पल के लिए डिवेंचर होल्डर जो कि कंपनी को लोन देते हैं, वो चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाया जाए, जबकि जो शेयर होल्डर होते हैं वो चाहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट को, जो लोन लिया है कंपनी ने, उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो, ताकि शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड है वो ज़्यादा मिल सके। तो इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कंपनी में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द डिमेरिट्स ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से सुनिए, इसको समझिए, बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।